तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी 2025 की जो 7 अगस्त 8 अगस्त को जो एग्जाम हुई है उनमें जितने भी जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं, ताकि आप हर किसी प्रश्न को पढ़कर अपनी ओर से भी ऑप्शन लगा सको। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, यानी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये 2005 में शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना होगा तो आपका सही जवाब है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि वोडाफोन कंपनी ने भारत में अपने पूर्ण संचालन की शुरुआत कब की है, यानी जो वोडाफोन कंपनी है ये भारत में अपने पूर्ण संचालन की शुरुआत कब की थी, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण संचालन की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत में जो वोडाफोन कंपनी ये पूर्ण संचालन की शुरुआत कब की है, तो ये 2007 में की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना होगा तो आपका सही जवाब है। अगर आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे कि वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई थी, तो ये वोडाफोन कंपनी ये भारत में 2002 में आई थी। तो आपको क्या बताना है, 2002 में आई थी, लेकिन पूर्ण संचालन की शुरुआत 2007 में की थी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किस मिसाइल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था, यानी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था वहां पर किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था जो डीआरडीओ द्वारा विकसित है। ठीक है, तो जो इसका जो सही जवाब है ये है ब्रह्मोस मिसाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना होगा तो आपका सही जवाब है जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किस मिसाइल का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, तो वह ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जो उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है यह हमारा लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको उत्तर पश्चिमी रेलवे का पूछे तो फिर आपको यहाँ पर क्या बताना है, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो आपको बताना है राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछा है तो ये लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि मलेरिया किससे होता है, यानी जो मलेरिया बीमारी है ये किससे होती है, ये प्रश्न पूछा था। तो आपको पता होगा जो मलेरिया ये किससे होता है, तो आपको पता होगा कि जो मलेरिया ये मादा मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मलेरिया किससे होता है, मादा मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा है कि भारत में 13 और 14 मार्च को कौन सा प्रमुख पर्व मनाया जाता है, यानी भारत में 13 और 14 मार्च को कौन सा प्रमुख पर्व मनाया जाता है, यह प्रश्न पूछा था। ठीक है, और ऑप्शन वहां पर देखिए कोई से भी हो सकते थे, लेकिन ऑप्शन जो इसका जो सही जवाब है वो होली था। ठीक है, क्या था, होली था। अब होली कैसे, देखिए यहाँ पर हमारा जो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर है होली। अब जो 13 और 14 मार्च को वैसे होली मनाई जाती है, लेकिन 13 और 14 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 डेट दी है तो हम कोई भी एक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि शहीद दिवस इनमें से किसी एक डेट को मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर है होली। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, यानी समुद्र की जो गहराई नापते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, प्रश्नों को पढ़कर अपनी ओर से भी सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, बस आप ये मान के वीडियो देखिए कि आपकी ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में ही पूछे जाने हैं। ठीक है, तो समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वो सोनार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर प्रश्न हमें क्या पूछा कि नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो जो नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं, तो आप अपनी ओर से फटाफट से भी सोचने की कोशिश करें। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न करा कि सारनाथ स्तूप किस मौर्य सम्राट द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जो सारनाथ स्तूप है ये किस मौर्य सम्राट द्वारा बनवाया गया था, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो जो सारनाथ स्तूप है ये किस सम्राट के द्वारा, तो ये अशोक महान के द्वारा बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना, सारनाथ स्तूप किस मौर्य सम्राट द्वारा बनवाया गया था, तो ये अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा था कि लूणी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले में होता है। यानी यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि लूणी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले में होता है। ठीक है, तो ये जो लूणी नदी है इसका उद्गम राजस्थान में तो होता है, लेकिन किस जिले में होता है ये प्रश्न पूछा था। तो लूणी नदी का उद्गम जो है राजस्थान के अजमेर जिले में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने भी अगर ऑप्शन नंबर डी सोचा होगा तो आपका सही जवाब है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न पूछा था कि इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, यानी प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो इसका जो सही जवाब है, जो इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन ये दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा कि रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यानी जो रिहंद बांध है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो आपको यहाँ पर एक बात तो सीखने को मिली होगी कि जो भी प्रश्न बन रहा है, जैसे यहाँ पर जो रिहंद बांध है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब आपको पता होगा कि जो रिहंद बांध है ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसने उत्तर प्रदेश नहीं, बस उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये पूछ लिया, यानी कि जिला पूछ लिया। जैसे अभी पिछला नदी का पूछा था कि लूणी नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है। ठीक है, तो वहां पर हमने अजमेर बताया था, वैसे कि वैसे आपको भी यहाँ पर रिहंद बांध का बताना है। तो ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारा सोनभद्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यूपी से हो तो आपको पता होगा सोनभद्र, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 किस नदी के किनारे स्थित है। यानी यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 है ये तीस्ता नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है प्रश्न में राष्ट्रीय जल मार्ग पूछा हो या राष्ट्रीय पता नहीं कौन सा पूछा था, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के संबंधित या राष्ट्रीय जल मार्ग 10 के संबंधित प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो ये तीस्ता नदी के किनारे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न पूछा है, प्रश्न दिया है कि तराई और भाबर के मैदान भारत में कहाँ स्थित है, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो तराई और भाबर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो सही जवाब है, ठीक है, तराई और भाबर के मैदान भारत में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि तराई और भाबर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय की तलहटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा कि पांडेय वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी। यानी जो पांडेय वंश है इनकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में आपको या तो URB मिला होगा या फिर आपको नडु मिला होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, नडु। ठीक है, क्या हो जाएगा, नडु। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑप्शन में URB मिल सकता है, ये भी याद रखना। कौन सा, UR कैसा रहेगा, तो आपको ऐसा रहेगा, तो URB आपको मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा था कि RTI अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था, यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि RTI अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो जो RTI अधिनियम ये भारत में 2005 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना RTI अधिनियम भारत में 2005 में लागू हुआ था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा था कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था। यानी प्रश्न क्या पूछा था कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा था। ठीक है, तो जो भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब ये किस भाषा के आधार पर, तो ये मुझे आप कमेंट करके बताना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे।
अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न पूछा था कि 2024 में आईसीसी ने मैच टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा था कि 2024 में आईसीसी ने मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया है। ठीक है, तो ये किसे दिया है, तो ये जसप्रीत बुमराह को दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका भी डेटा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गूगल द्वारा दिया गया है वो जसप्रीत बुमराह दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर सही मानेंगे। ठीक है, जो 2024 में आईसीसी ने मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, यानी जो पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो जो पंबन बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न पूछा था कि हाल ही में भारत ने आर्टिलरी डील किस देश के साथ की है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा कि हाल ही में भारत ने आर्टिलरी डील किस देश के साथ की है। ठीक है, हाल ही में पूछा है, ना कि किस देश के साथ की थी। तो यहाँ पर हाल ही में किस देश के साथ की है, तो ये अमेरिका के साथ की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले का पूछे तो ये फ्रांस के साथ की थी, तो ऑप्शन नंबर बी भी आप लगा सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है ये आपको समझना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि अगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के शासन काल में बनाया गया था किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी जो अगोड़ा का किला है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा कि जो अगोड़ा का किला है जो पुर्तगालियों के शासन काल में बनवाया गया था किस राज्य में स्थित है, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो अगोड़ा का किला किस राज्य में स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए कौन सा अधिकार किस सूची में दिया गया था। ठीक है, यानी केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया गया है, यह हमें प्रश्न पूछा है। तो केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया है, तो ये संघ सूची में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर राज्य का पूछे तो राज्य सूची हो जाएगा। अगर आपको समवर्ती का अगर ऑप्शन में ये दोनों का पूछा, केंद्र और राज्य का पूछे, तो आपको फिर लगाना है समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों का पूछे तो आपको समवर्ती सूची बताना है। केवल केंद्र का पूछे तो संघ सूची, और केवल राज्य का पूछे तो आपको राज्य सूची। ठीक है, तो केंद्र और राज्य में समवर्ती सूची में अधिकार दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी। ठीक है, तो भारत की पहली फीचर, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी। तो भारत की जो पहली फीचर फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो 1913 में बनाई गई थी, तो कौन सी, राजा हरिश्चंद्र। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि जागर नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है, यानी कि जो जागर नृत्य है ये मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जो जागर नृत्य भारत के उत्तराखंड में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना कि जागर नृत्य मुख्य रूप से उत्तराखंड में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि संपर्क विधि यानी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा था कि संपर्क विधि। ठीक है, संपर्क विधि यानी यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो संपर्क विधि द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है, तो वो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा कौन सा किया जाता है, तो वो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा कि सुलह ए कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी। ठीक है, यानी कि सुलह ए कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी, ये प्रश्न पूछा है। तो ये किसने अपनाई थी, तो ये अकबर ने अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एमसीक्यू सोल्व कर ले, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फटाफट ऑप्शन लगा के आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपनी ओर से भी प्रश्न को पढ़कर ऑप्शन लगाने की कोशिश करें। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे।
अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा गया था कि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को कौन से विषय स्थानांतरित किए गए थे। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को कौन कौन से विषय स्थानांतरित किए गए थे, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो कौन कौन से विषय स्थानांतरित किए गए थे, तो वो किए गए थे शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त किसको हुआ, जो हार्ट लैम्ब का नामक पुस्तक का लेखक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बानो मुश्ताक। ठीक है, क्या हो जाएगा, बानो मुश्ताक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जिनको हार्ट लैम्ब नामक पुस्तक के एक लेखक है जो कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको, तो बानो मुश्ताक को। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा है कि किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कार्य क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है, यानी प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कार्य क्षेत्र का उल्लेख है। तो किस अनुसूची में है, तो ये 5वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कार्य क्षेत्र का उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि कंप्यूटर में कंट्रोल एस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में कंट्रोल एस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कंट्रोल एस का प्रयोग जो कंप्यूटर में किया जाता है ये फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। किसके लिए किया जाता है, फाइल को सेव करने के लिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये प्रश्न पूछा था। तो कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, कौन थे, सुकुमार सेन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 32 पे। अब 32 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि नीति आयोग के SDG यानी कि इंडियन इंडेक्स यानी कि 2023-24 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो नीति आयोग के SDG 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय राज्य कौन से थे, यानी कि कौन से हैं, तो वो है उत्तराखंड और केरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए, जो कि नीति आयोग के SDG के शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य। ठीक है, कौन से, तो उत्तराखंड और केरल। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 33 पे। अब 33 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, यानी यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा था कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये किसके बीच हुई थी। ठीक है, तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है ये मराठ और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई कब हुई थी ये मुझे कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 34 पे। अब 34 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है कि भारत के पूर्व हिमालय का क्या नाम है, यानी भारत के पूर्व हिमालय का क्या नाम है, ये प्रश्न पूछा था। तो इसका सही जवाब क्या है बताइए, फटाफट से सोचिए कि भारत के पूर्वी हिमालय का क्या नाम है। ठीक है, तो भारत के पूर्वी हिमालय का नाम जो है वो पर्वतमाला है, या हिमाचल भी आपको कहे तो हिमाचल भी लगा देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको मिले हिमाचल तो ऑप्शन नंबर वो भी सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 35 पे। अब 35 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है, यानी जो कान फिल्म समारोह है उसमें कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है, यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है, तो पाल्मे डी और दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 36 पे। अब 36 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि राज्य का सबसे बड़ा
विधि अधिकारी कौन होता है, यानी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, ये प्रश्न पूछा है। तो बताइए यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है। ठीक है, तो जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है वो महाविद्वता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो महाधिवक्ता होता है कौन सा, यानी कि एडवोकेट होता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा महाधिवक्ता। कौन सा हो जाएगा, महाधिवक्ता। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 37 पे। अब 37 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा है कि एआई से संबंधित हाल ही में कौन सा राज्य योजना शुरू किया है। ठीक है, यानी एआई से संबंधित हाल ही में कौन सा राज्य योजना शुरू किया है, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए, इसमें ऑप्शन में आपको अलग अलग मिल सकता है, पता नहीं प्रश्न कैसा पूछा था, लेकिन एआई जो शुरुआत किया था उसी टाइप का प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो एआई से संबंधित हाल ही में कौन सा राज्य योजना शुरू किया है, तो वो गोवा किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको कहे कि भारत में सबसे पहले किसने एआई संबंधित योजना शुरू की थी, तो वो तमिलनाडु ने की थी। तो आपको वहाँ पर तमिलनाडु लगाना। ठीक है, वो कब की थी, तो वो 2020 में की थी। अब इसका मिशन क्या है, ये जो गोवा किया था हाल ही में, इसका मिशन है 2027 का मिशन है। ठीक है, एआई मिशन 2027 का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 38 पे। अब 38 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, यानी जो भीमबेटका है इसकी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, हमें ये बताना। ठीक है, तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो भीमबेटका की गुफा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हाँ, आपको ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे हमने अभी पिछले देखा था कि नंदी जिले में पूछी थी, तो इसको भी आपको जिले में पूछ सकता है। तो जो है रायसेन जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है रायसेन जिले में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 39 पे। अब 39 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा है कि संगम साहित्य क्या था, यानी जो संगम साहित्य है ये क्या था, ये प्रश्न पूछा है। तो संगम साहित्य क्या था, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। तो संगम साहित्य क्या था, ये बताइए। तो जो संगम साहित्य था ये प्राचीन तमिल कवियों की रचना का संग्रह था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जो कि क्या था, प्राचीन तमिल कवियों की रचनाओं का संग्रह था। ठीक है, संगम साहित्य क्या था, प्राचीन तमिल कवियों की संरचनाओं का संग्रह था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 40 पे। अब 40 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा था कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास, यानी जो 2024 में क्या हुआ था, तो उसमें अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास जो 2024 में था। ठीक है, तो अमेरिका सेना की टुकड़ी का क्या नाम था, यानी कि क्या नाम रखा था, ये प्रश्न पूछा था। तो अमेरिकी सैनिक की टुकड़ी का जो नाम रखा था वो रखा था 1 से 24 बटालियन 11वीं एयरबोट और डिवीजन अलास्का रखा था। ठीक है, अलास्का से। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, 1 से 24 बटालियन 11वीं एयरबोट और डिवीजन अलास्का से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 41 पे। अब 41 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है कि डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, यह प्रश्न दिया है। तो यहाँ पर बताइए कि डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो डिटर्जेंट पाउडर में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना कि डिटर्जेंट पाउडर में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 42 पे। अब 42 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा है कि भारत का कौन सा राज्य चाय के लिए प्रसिद्ध है, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चाय के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न पूछा था। ये भी 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा था। ठीक है, तो कौन सा राज्य है, तो भारत का कौन सा राज्य चाय के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है असम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और असम में भी कौन सा मार्केट कहे, तो आपको गुवाहाटी बताना। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 43 पे। अब 43 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, यानी भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, ये प्रश्न पूछा था। तो जो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। अगर आपको ये बताना कि इसकी ऊंचाई कितनी है और ये कौन सी मूर्ति थी, ये
मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है, तो वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो मुझे मीटर में भी और फीट में भी बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 44 पे। अब 44 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, यानी जो 61वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जो 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, इससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 45 पे। अब 45 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न पूछा कि अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है, यानी जो अनुच्छेद 48A है ये किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जो अनुच्छेद 48A है ये पर्यावरण और अन्य जीवों की रक्षा के लिए संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये अनुच्छेद किससे बनाया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 46 की ओर। अब 46 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है, यानी हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो हाल ही में ये उत्तराखंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये कब से कब तक किया गया था, तो ये 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच किया गया था। तो वो भी आपको बता देना है कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया गया था, ठीक है। तो कहाँ पर गया था, तो उत्तराखंड में किया गया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 47 पे। अब 47 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि आरबीआई के नवनीतम डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। यानी हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो डॉक्टर पूनम गुप्ता को किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। किसे किया है, तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 48 पे। अब 48 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न पूछा था कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि यानी कि समझौता है, ठीक है। कौन सी जल संधि है या समझौता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है, तो वो जल संधि है 5 जल संधि, ठीक है। कौन सी 5, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पाक जल संधि, ठीक है, लेकिन पाक जल संधि नहीं है, उससे हम क्या कहते हैं, 5, सही तरीके से कहा जाए तो 5 जल संधि, ठीक है। कौन सी वाली 5 जल संधि, तो ये याद रखना। कुछ लोग बताते हैं कि पाक जल संधि, लेकिन पाक नहीं है, पाज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे 48 प्रश्न थे जिनका मैंने यहाँ पर आंसर बताया है, और ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इनमें से आपको कितने प्रश्न का सही जवाब पता था पहले से, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, यानी कि कितने प्रश्न आप सही कर पाए हो। और ऐसे ही अगर आपको एमसीक्यू रूप में एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बस इतना बता दीजिए कि हाँ हमें हर शिफ्ट का एमसीक्यू टाइप में चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में अगर आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पर ऑप्शन लगाने के लिए मौका मिलेगा, और आप अपनी ओर से अगर ऑप्शन लगाओगे तो आप ये तो इतना तो अंदाजा लगा पाओगे कि हमने जो तैयारी की है, तो हमने जो तैयारी की है तो हम इन प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ये आपको अंदाजा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हमें एमसीक्यू में लेकर आया हूँ। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बता दोगे कि हमें एमसीक्यू में चाहिए, तो मैं आपको जो पिछले जैसे 11 तारीख को जो एग्जाम है 12 को है, तो उनका भी मैं एमसीक्यू में आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।